प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि वर्णमाला का मैक्सिमम हिस्सा हम लोगों ने देख लिया, आज वर्णमाला पर ये अंतिम लेक्चर है। अब इसमें जो हम बात करने वाले हैं या इसमें जो भी चर्चा करेंगे वो विविध वाला हिस्सा है, जिसे हम लोग पहले ही जान पाए हैं कि विविध में हमें क्या क्या पढ़ना है। ये विविध केवल इस मामले में ही नहीं कि वर्णमाला का लेक्चर हम पूरा कर रहे हैं, बल्कि कुछ नवीन संकल्पनाओं से आप परिचित होंगे और ये आप महसूस करेंगे कि यदि परीक्षा में यह आया तो आप अन्य लोगों की तुलना में अपने आप को बेहतर पाएंगे। क्योंकि ये जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं, कुछ 2-3 नवीन संकल्पनाएं, इन संकल्पनाओं से व्यक्ति तभी परिचित हो पाएगा जब एक बार एग्जाम में ये इससे रिलेटेड प्रश्न आ जाएगा और उसके बाद अगली बार वो तलाश करेगा कि ये इस टॉपिक का रिसोर्स हम कहां से ढूंढें और कैसे इसे पूरा करें। इस तरह की बात तब आएगी। तो सबसे पहले जो विविध का हिस्सा है वो है विशिष्ट वर्ण। क्या है विशिष्ट वर्ण? विशिष्ट वर्ण में हमको पढ़ना किसकी किसके विषय में है, पहले वो जान लीजिएगा। सबसे पहले एक तो हम जानेंगे अ के विषय में, दूसरा अड़ और ढ़ के विषय में, तीसरा र के विषय में, चौथा ल के विषय में और पांचवा ह के विषय में। जिन विषयों की हम चर्चा करने जा रहे हैं इनसे बहुत सारी नवीन बातें आपको सीखने को मिलेंगी और आप ये सोचिएगा कि जैसा हम इन वर्णों पर चर्चा करने जा रहे हैं, सामान्यतः ठीक ऐसा ही पैटर्न आपको हर एक वर्ण पर लागू करना होता है। इसके माध्यम से दो चीज सीख पाएंगे कि वर्णमाला के किसी भी वर्ण पर कैसे कैसे सवाल बनाए जा सकते हैं। ये भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आपके मन में तो सवाल आ ही रहा होगा, वर्णमाला को सिर्फ पढ़ लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है, हमको ये भी साथ साथ ध्यान रखना होगा कि आखिर जिस कंसेप्ट को आपने पढ़ा उससे सवाल बनेगा कैसे। ये महत्वपूर्ण है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अ के विषय में, तो अ के विषय में पहला, इसे अबोध वर्ण कहा जाता है। इसे शहीद वर्ण कहा जाता है। इसे व्यंजन पूरक वर्ण कहा जाता है। इसे सघोष कहा जाता है क्योंकि सभी स्वर सघोष होते हैं। इसे अल्प प्राण कहा जाता है। इसका उच्चारण स्थान कंठ है, इसीलिए इसे कंठ वर्ण या कंठ ध्वनि कहा जाता है। तो आपने ये देखा कि अक्षर के रूप में एक ही है। सवाल ये है कि इसे अबोध वर्ण क्यों कहते हैं। हम इसकी संकल्पना पीछे आपको समझा दें। जैसे ये क क्या है, व्यंजन है, इसमें आप अ जोड़ते हैं तो ये पूरा हो जाता है, इसीलिए ये व्यंजन है और ये पूरा हो गया, इसीलिए अ जैसे ही क में जुड़ा व्यंजन पूरा हो गया, इसीलिए इसे व्यंजन पूरक कहा जाता है। अबोध वर्ण इसे कहा जाता है इसलिए क्योंकि अ जब
क में जुड़ जाता है तो इसका बोध, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे आप इसको अ, ये क हमने पूरा लिख दिया, इस वर्ण को देख करके कहीं से आपको नहीं लगेगा कि इसमें अ भी है। ये उच्चारण से ही पता चल पाता है, देख करके इसका बोध नहीं हो पाता, इसीलिए अबोध कहते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, शहीद वर्ण की संकल्पना ऐसे ही है कि व्यंजन को पूरा करने के लिए अ अपने आप को शहीद कर देता है। क्यों? क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, जिसके कारण उसे हम शहीद वर्ण कहते हैं। इस तरीके से आप इसके बारे में समझ पाए होंगे कि अ को हम अबोध, शहीद वर्ण, व्यंजन पूरक, अघोष सघोष में सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, और ये उच्चारण स्थान में कंठ ध्वनि। ठीक ऐसे ही आइए हम यहां पर बात करें। ये जो दो लोग हैं, इन दोनों लोगों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। पहला, सबसे पहली बात कि इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, मूर्धन्य व्यंजन है ये। दूसरा, इसको द्विस्पृष्ट भी कहा जाता है। द्विस्पृष्ट का मतलब दो स्पर्श व्यंजन। अगला, इसको आप द्विगुण भी कहते हैं, इसको आप ताड़न जात भी कहते हैं। याद होगा जब हम अघोष और सघोष पढ़ रहे थे, मैंने कहा था कि ये दोनों उंगलियां, थंब, थंब के ठीक बगल, ये दोनों क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? अघोष। बाकी तीन क्या होते हैं? सघोष होते हैं। यदि पहले के दोनों अघोष और बाकी हिस्से सघोष हैं तो जाहिर सी बात है ड़ और ढ अपने क्रम में तीसरे और चौथे वर्ण हैं। यदि ड़ और ढ अपने क्रम में तीसरे और चौथे वर्ण हैं तो जाहिर सी बात है इन्हें हम किस कैटेगरी में रखेंगे? सघोष में रखेंगे। तो ये सघोष हो गए। इसी क्रम में अगर हम आगे बात करें, पहले हमारे यहां जो था वो केवल ड और ढ था, माने इसके नीचे नुक्ता नहीं लगा हुआ था। नुक्ता न लगे होने के कारण, अब हम थोड़ा सा इसको और ऊपर शिफ्ट कर दें, नुक्ता न लगे होने के कारण दो शब्दों के उच्चारण में थोड़ी सी समस्या फेस करना पड़ता था। जैसे सड़क अगर बोलना हो तो सड़क हो जाता था, गढ़ बोलना हो तो गढ़ बोलना पड़ता था। तो इस उच्चारण दोष को दूर करने के लिए नुक्ता का प्रयोग करके इनका निर्माण किया गया, तो इसीलिए इसको नवीन वर्ण कहा जाता है। ये बाद में निर्मित हुए, जिसके कारण ही हम इसे क्या कहते हैं? नवीन वर्ण। और अब तक प्रचलन में है, इसीलिए इनको आधुनिक वर्ण भी कहा जाता है। और होता क्या है, ड़ और ढ इनके अंदर दो भाषाओं के गुण हैं। ड और ढ हिंदी का है, नुक्ता अरबी फारसी का है। आपको पता होगा कि ऐसे शब्द जिनका निर्माण दो अलग अलग भाषाओं से होता है उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। संकर का मतलब होता है मिला जुला। वैसे ही ये जो दोनों हैं दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं। ड और ढ हिंदी का लक्षण, नुक्ता फारसी का लक्षण। तो ये वर्ण जो कहलाएंगे वो संकर वर्ण कहलाएंगे, क्योंकि ये दो अलग अलग भाषाओं के योग से बने हैं। तो इन्हें हमने कहा कि ये संकर वर्ण हैं। इसी क्रम में पहली बार इनका जन्म हुआ हिंदी के रूप में हुआ, फिर नुक्ता लग करके विशिष्ट जन्म हुआ इनका संकर वर्ण के रूप में। तो जिनका दो बार जन्म होता है उन्हें द्विज कहा जाता है। तो ये द्विज वर्ण कहलाते हैं। द्वि का मतलब दो, ज माने जन्म लेने वाला, तो आप इसे द्विज वर्ण भी कहते हैं। और इसको उस्रिप भी कहा जाता है, और इसको उत्क्षिप्त भी कहा जाता है। तो ये इसके नाम हैं।
अब आपके मन में आया कि सर सघोष वाली संकल्पना तो बता दिया, फिर अल्प प्राण और महाप्राण के मामले में हम इन्हें कैसे देखेंगे? करना कुछ नहीं है। ड चूंकि तीसरा वर्ण है किसी भी वर्ग का और ढ चौथा वर्ण है, तीसरा हमेशा क्या होता है? अल्प प्राण, और चौथा हमेशा क्या होता है? महाप्राण। इस आधार पर ड़ अल्प प्राण और ढ महाप्राण है। अगर अल्प प्राण और महाप्राण की दृष्टिकोण से देखें तो ये दोनों अलग अलग ठहरते हैं, बाकी ये सारी बातें इन दोनों लोगों पर लागू होता है। तो इसलिए ये विशिष्ट वर्ण हैं क्योंकि ये कई अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। इसी क्रम में अगर हम र के संदर्भ में देखें तो र वाले मामले में भी कुछ ऐसी ही बात आएगी। जैसे र के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। क्यों? क्योंकि इसके उच्चारण में जिह्वा में वाइब्रेशन पैदा होता है, मूर्धन्य हो गया। और ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो अंतस्थ व्यंजन भी है। इसे लुंठित वर्ण भी कहा जाता है, तो लुंठित हो गया। इसे कंपन्न जात भी कहा जाता है, तो कंपन्न जात हो गया। इसे प्रकंपित भी कहा जाता है, तो ये प्रकंपित भी हो गया। अब सभी जो अंतस्थ होते हैं वो सघोष के अंतर्गत आते हैं, तो सघोष व्यंजन हो गए। सभी अंतस्थ जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। याद होगा मैंने कहा कि सभी अ से अंतस्थ, अ से अल्प प्राण, इसलिए ये अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। तो र जो वर्ण है वो वर्ण के नाम पर एक ही है, पर चूंकि कई नामों से जाना जा रहा है इसलिए मैंने भी इसे विशिष्ट कह करके अलग से बताना शुरू किया। ऐसे हर वर्ण पर लागू होता है, पर हर वर्ण में लुंठित, कंपन्नजात, प्रकंपित ये सारा कंसेप्ट नहीं आता है। पर हर एक वर्ण के सघोष के बारे में पूछा जाएगा, अघोष के बारे में पूछा जाएगा, उच्चारण स्थान के बारे में पूछा जाएगा। ये हर वर्ण पर लागू होता है। तो इससे एक व्यू और मिलता है कि हमको किस तरीके से देखना है और कैसे सवाल बनाए जा सकते हैं। ल के संदर्भ में भी कुछ बातें, जैसे उच्चारण स्थान के रूप में तो ये दंत है, ल भी अंतस्थ के अंतर्गत ही आता है, तो अंतस्थ हो गया। ल को पार्श्विक कहा जाता है कि पार्श्विक व्यंजन है, तो ये हो गया। ल के संदर्भ में कहा जाता है कि ये सघोष है, सभी अंतस्थ सघोष होते हैं और सभी अंतस्थ अल्प प्राण होते हैं, इसलिए ये अल्प प्राण वाली श्रेणी में भी आ जाएगा। तो ये हिस्सा भी आप समझ पाए होंगे। अब ह के विषय में अगर हम आप जानना चाहें तो ह के बारे में भी आप जान लीजिएगा। ह के संदर्भ में पहला एक तो कंठ ध्वनि है या कंठ वर्ण है, ये आप जान ही रहे हैं। दूसरा, सामान्य आधार पर इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, तो ये ऊष्म व्यंजन भी है। इसी क्रम में अगर प्रयत्न के आधार पर याद होगा तो मैंने कहा था कि इन्हें संघर्षी के अंतर्गत रखा जाता है। सभी ऊष्म क्या होते हैं? संघर्षी। इसीलिए परीक्षा में दोनों मिला करके पूछा गया कि ऊष्म संघर्षी किसे कहा जाता है, तो इसे ऊष्म संघर्षी। ये वही है जिसे काकल या फिर काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। ये विशिष्ट बात है, ये आपको ध्यान रखना होगा, सवाल पूछा जाएगा। इसे हृद वर्ण भी कहा जाता है, माने इसमें हृदय का योगदान। जैसे अ को शहीद वर्ण कहा जाता है, वैसे
ह को भी शहीद वर्ण माना जाता है व्यंजन में। इतना डिफिकल्ट पूछेगा नहीं, पर केवल कभी कभी लोग आपकी विद्वता को परखने के लिए ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं। परीक्षक या किसी परीक्षा में इससे कोई वास्ता नहीं होगा, शहीद वर्ण। हाँ, ये अलग बात है कि इसे स्वर यंत्रीय कहा जाता है, ये जरूर पूछा जाएगा। स्वर यंत्रीय व्यंजन, ये सघोष है कि अघोष है, पूछा जा सकता है, तो ये सघोष की श्रेणी में आता है। फिर आपसे पूछा जाएगा ये अल्प प्राण है कि महाप्राण। सभी ऊष्म क्या होते हैं? महाप्राण, इसलिए ये महाप्राण के अंतर्गत आएगा। तो वर्ण तो एक ही है, पर इसके कई अलग अलग डिमेंशंस हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि विशिष्ट वर्ण की जो संकल्पना है कि वर्ण को, किसी भी वर्ण को हम लोग कितने तरीके से देखेंगे, बहुत ही सहज है। इसको एक बार दो बार देखिए, नोट्स ठीक इसी पैटर्न पर बनाइएगा जिस तरह से मैंने मैप बनाया है, जिस तरह से मैंने इसको डायग्राम में बनाया है, ठीक वैसे ही डायग्राम में आप लोग इसको, बिना डायग्राम बनाएंगे तो याद नहीं हो पाता है, ठीक है। तो डायग्रामिनल अंदाज में आप इसको मेंटेन करिएगा, जैसा जैसा सिनॉप्सिस है ठीक वैसा लिखिएगा। तो आपको जब रिवीजन करेंगे तो इसका बड़ा लाभ मिलेगा। अभी तो नहीं समझ पाएंगे, पर रिवीजन करते समय आपको ये लगेगा कि ये तरीका हमारे समझ में कहीं ना कहीं एक अच्छी उपादेयता निभा रहा है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो बातें रही हैं ये विशिष्ट वर्ण की रही हैं। आइए अब हम चलते हैं अगले संकल्पना पर। तो हमने देखा ये सारा इंफॉर्मेशन अ से रिलेटेड है, ये सभी इन दोनों से रिलेटेड है, र, ल और ह। अब हम बात करेंगे अमानक वर्ण, एक और संकल्पना, अमानक वर्ण। अमानक वर्ण ऐसे वर्णों को कहा जाता है जिनकी मान्यता समाप्त हो गई है। तो मान्यता समाप्त होने को लेकर के बहुत परेशान नहीं होना है। इसका मतलब ये है कि ऐसे वर्ण जिनका अब, जैसे मैं आपको बताऊं, बिना लिखे आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे एक वर्ण पहले था ये, ऐसे बनता था एक वर्ण, एक वर्ण बनता था ऐसे, एक वर्ण बनता था ऐसे, एक वर्ण बनता था ऐसे, एक वर्ण बनता था ये ऐसे वर्ण हैं जो पुरानी किताबों में आपको देखने को मिलेंगे। इसका प्रयोग अभी भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, वो भी हम बताएंगे। ये ऐसे वर्ण हैं जो पहले प्रचलन में थे, पर वर्तमान समय में इनका प्रयोग नहीं होता है, इनका स्वरूप बदला जा चुका है। तो जब इनका प्रयोग नहीं रह गया, प्रयोग न होने के कारण इनको अमानक कर दिया है, अब इनकी मान्यता लगभग समाप्त कर दी गई है। अब ये जो है इसी को कहते हैं अ जो आज वर्तमान में इस तरीके से बनता है, पहले ये था। ये जो है वो है झ। अगर नेट का इस्तेमाल करते हो तो आप देखिएगा झांसी डाल करके, और झांसी के कुछ पिक्चर्स आपको दिखेंगे। पिक्चर्स में जैसे पत्थर पर लिखा रहता है ना कि आगे झांसी है, या झांसी की सीमा यहां से प्रारंभ हो रही है, तो देखेंगे झ इसी तरीके से बना होगा। ठीक, ये जो है ये वर्तमान का अड़ है, पहले अड़ ऐसे बना करता था, अब कोई ऐसे नहीं बनाता। ये ध है,
ये भ है, पहले केवल लाइन खींच दी जाती थी, अब उसमें घुंडी लगा दिया जाता है। ये जो गोला बना है इसको घुंडी कहते हैं, घुंडी इसको कहा जाता है, घुंडी। ध्यान रखिएगा अगर कभी पूछे तो पता रहे। और ये जो है इसे हम तालव्य कहते हैं, तालव्य। इसी से श्रृंगार वाला मैटर आता है जब पूछा जाता है कि ये तालव्य हो गया, इसमें ये री की मात्रा लगा देते हैं, तो श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी ये है। और गलती क्या होती है कि जैसे ये तालव्य हो गया, इसमें र भी लगा देते हैं और री की मात्रा लगा देते हैं, दोनों लगाने की वजह से ये गलत हो जाता है। पर अब आप टाइपिंग करेंगे तो श्रृंगार इस वाले फॉर्मेट पर नहीं, स के नीचे ऐसे री बन करके आता है। और अगर श्रृंगार ऐसे लिखा है तो ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। इसका प्रचलन अभी अभी जैसे श्री में भी आजकल चलता है, तो श्री प्रचलन में है, इति श्री। पर अमानक और मानक के पीछे की संकल्पना क्या है आप ये समझ पाए होंगे कि वे वर्ण जो अब प्रयोग में नहीं रह गए उन्हें हम अमानक कहते हैं, जिनका कुछ रूप या स्वरूप इस प्रकार है जो मैंने आपके सामने दिखा दिए। अगर कभी परीक्षा में पूछे तो करेंगे क्या वो जानते हैं? उन्होंने बनाया ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। पूछा जाएगा कि दिए गए चारों विकल्पों में कौन सा अमानक वर्ण नहीं है, तो ये अमानक नहीं है। बाकी ये अमानक है, ये भी अमानक है, ये भी अमानक है। तो अमानक वर्ण की संकल्पना जब भी पूछेगा, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत आसानी से बता पाएंगे। ये मत कहिएगा कि ये नई संकल्पना हमारे सामने कैसे आ गई। इसका तो अमानक मतलब जो अब जिसकी मान्यता नहीं रह गई, सरल शब्दों में अगर आप समझे तो इस तरीके से। तो ये भी आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट के तहत आप डेकोरेट कर लें। अब आते हैं शब्दकोश में क्रम को लेकर के। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, आप समझें। शब्दकोश में शब्द के क्रम आपने ये देखा होगा, हम किन किन मामले में देखेंगे मैं आपको एक बार बता दूं, उसको ध्यान से समझ लें। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा वर्ण के स्तर पर, फिर मैं आपको बता दूं स्वर के स्तर पर, फिर आपको बता दें व्यंजन के स्तर पर। वर्ण के स्तर पर परीक्षा में पूछा गया है। अब प्रश्न ये है, वर्ण के स्तर पर जो आपको पूछा जाता है वो देखिए किसके किसके विषय में। आपने देखा होगा कि एक तो क्ष, एक है त्र, एक है ज्ञ, एक है श्र। इनके बारे में पूछा जाता है कि यदि डिक्शनरी में इनसे शुरू होने वाले शब्दों को देखा जाए तो वो कहाँ मिलते हैं। तो पहले डिक्शनरी के पैटर्न को समझ लीजिएगा, फिर हम हिंदी पर आते हैं। शब्दकोश ही इंग्लिश का डिक्शनरी शब्द है। जो इंग्लिश में आप डिक्शनरी बोलते हैं वही हिंदी में शब्दकोश है। अब होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। खूब गंभीरता से इसे आप समझिएगा, क्योंकि ये व्यवस्था अक्सर लोगों से गलत हो जाती है। अगर शब्द क्रम की व्यवस्था की बात करें तो पहले इंग्लिश वाला हिस्सा देख लें। जैसे ए से पहला स्टेप में ए से लेकर के मान लीजिए जेड तक अल्फाबेट हैं।
दूसरी बात, आपने देखा होगा कि शब्दकोश का सिस्टम यह है कि पहले ए से जितने वर्ण होंगे वो लिखे जाएंगे, फिर बी वाले लिखे जाएंगे, फिर सी वाले लिखे जाएंगे, फिर डी वाले लिखे जाएंगे, ऐसे जाते जाते फिर जेड वाले लिखे जाते हैं। ये रूल है कि जैसे अगर हमको ए से स्टार्ट होने वाले किसी शब्द को देखना है तो हम ए वाले लिस्ट को सर्च करते हैं और सरलता से पहुंच जाते हैं। आपके मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट सेव होता है वो इसी डिक्शनरी वाले फॉर्मेट में ही होता है। आप देखिए, जितना ए से नंबर सेव करेंगे वो एक जगह मिलेगा, बी वाला एक साथ मिलेगा, सी वाला एक साथ मिलेगा। ये मोबाइल में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कभी चेक करें या इस पर ध्यान रखें तो आपको लगेगा कि हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही मिलता है। तो सबसे पहले क्या है कि हम ए, फिर बी, फिर सी इस तरह से अरेंज करेंगे। यहां तक समझने में दिक्कत नहीं होती है। अब समस्या कहां से शुरू होती है? तीसरे नंबर से समस्या कि हो सकता है कि जैसे ए से ही बहुत सारे शब्द हों। जैसे मान लीजिए एक शब्द आ गया एक्स, एक शब्द आ गया एप्पल, एक शब्द आ गया ऑरेंज, एक शब्द आ गया एगो, एक शब्द है आर। मान लीजिए ये है। अब परीक्षक आपसे पूछ रहा है कि यदि डिक्शनरी में हम ढूंढना शुरू करें तो इन्हें कहां ढूंढेंगे? तो जाहिर सी बात है, इन सब का अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए से है तो ए वाले कॉलम में ही हम शुरू करेंगे। तो ये तो जाहिर सी बात है। पर अब ये बताना है कि ये पांचों वर्ड में पहले नंबर पर कौन आएगा। तो एकदम सरल सा तरीका जान लीजिएगा, उससे बढ़िया नहीं है, और वहीं से आप उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। आपको लग रहा है ए सब में कॉमन है, तो इसका मतलब कि सब इस मामले में बराबर हैं, तो हम इसको कैंसिल कर दें। देखिएगा, ए यहां कैंसिल, यहां कैंसिल, यहां कैंसिल, यहां कैंसिल, यहां कैंसिल। अब हम दूसरे वाले वर्ण पर शिफ्ट हो रहे हैं। ये एक्स है दूसरा वर्ण, इसका है पी, इसका है आर, इसका है जी, इसका है आर। आप मुझे बताइए कि एक्स, पी, आर, जी, आर में सबसे पहले कौन सा आएगा? तो आप देखते हैं कि जो पहला वर्ण होगा वो होगा जी, तो इसका मतलब कि जी पहले नंबर पर होगा। तो ये हो गया। अब जी पहले पर है तो हमने यहां पहले पर लिख दिया एगो। अब दूसरे पर कौन आएगा? अब इसकी बात तो समाप्त हो गई। अब हम देखते हैं कि एक्स, पी, आर और आर में इनमें पहले कौन आ रहा है। तो देखिएगा, पी, क्यू, आर, पी पहले आता है, फिर क्यू आता है, फिर आर आता है, फिर एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो पी पहले आ रहा है, इसका मतलब कि दूसरे नंबर पर जो होगा वो एप्पल होगा। ये हुआ। अब तीसरा, माने ये दूसरे नंबर का हो गया। अब हम देखेंगे, अब हमारे पास तीन वर्ड हैं। अब हमने ये देखा, हमारे साथ समस्या ये हुई कि आर यहां भी है, आर यहां, तो इसका मतलब कि जब अब एक्स और आर में कौन पहले आएंगे, तो ये तो पता हो गया कि एक्स सबसे लास्ट में आएगा, पर आर वाला इससे पहले आएगा। पर दिक्कत एक और आ गई कि दो ऐसे शब्द हैं जिनमें दोनों में आर दिखाई दे रहा है, तो जहां जहां कॉमन हो हम पहले उसको कैंसिल कर देंगे। अब हम यहां से ये वाला आर कैंसिल कर दिए क्योंकि कॉमन था, हम यहां से जजमेंट नहीं ले पा रहे थे। इसके बाद वाले वर्ड को या लेटर को देखते हैं तो यहां आर है और यहां ई है। मुझे आप बताइए कि अब दोनों में पहले कौन आ रहा है? तो पहले आ रहा है ई। इसका मतलब ये है कि ए आर ई तीसरे वाले नंबर पर आएगा। तो हमने यहां तीसरा नंबर वही बना लिया, ए आर ई। चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा? अरेंज, ए डबल आर, अरेंज। अब एक्स की बात है तो ये पांचवें नंबर पर हमने कर दिया एक्स। अब हमने देखा कि इस तरह से व्यवस्था, जब वर्ड कॉमन होने लगे तो उसको कैंसिल कर दीजिए। फिर हम दूसरे वर्ण से देखेंगे कि दूसरा वाला जो वर्ण है किसी शब्द का वो पहले है कि बाद में है।
जो पैटर्न आपने यहां देखा, ठीक यही पैटर्न हिंदी में लागू होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। वहां भी एक सतर्कता बरतने की जरूरत है। वो क्या है, सबसे पहले आइए अब हम देख लें। अब हम बात कर रहे थे इनकी, तो सबसे पहली बात यहां से ध्यान रखिएगा कि जब हम डिक्शनरी में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले स्वर की बात आएगी। तो स्वर में आप देख रहे हैं अ आया, फिर छोटी ई, अ के बाद फिर आ वर्ण आया, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, ये हो गया। व्यंजन में हम क से शुरू करेंगे, क, ख, ग, ऐसे जाते 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 हम आगे तक बढ़ेंगे। अब वहां रुके हैं, उसके पीछे भी कोई वजह होगी, इसीलिए अब ध्यान से समझिएगा। अब आप सोच रहे हैं सर अंग और अह कहां चला गया, तो ध्यान रखिएगा अह का जिक्र हम करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी आज तक ऐसा शब्द नहीं बना होगा जिसकी शुरुआत विसर्ग से हो। विसर्ग से किसी भी शब्द का निर्माण होता ही नहीं है, तो अह हट गया। अभी भी आपके पास दो संकल्पनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो है ये अंग, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो चंद्र बिंदु से प्रयुक्त होते हैं। अब अंग और अह में सबसे पहले क्या रखें, अंग रखें कि अह, ये लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहली बात गौर करने वाली बात है कि ये दोनों औ के बाद नहीं आते हैं। अब आपके लिए दिक्कत हो रही होगी कि अब हम इसको अरेंज कहां करेंगे, कि अगर औ के बाद ही तो अंग और अह आते हैं, ये वर्णमाला में क्रम है उनका। पर डिक्शनरी जब ओपन करेंगे तो सबसे पहले अ के ऊपर जो चंद्र बिंदु है वो वाले वर्ण आएंगे, उसके बाद अ के ऊपर जो अंग की बिंदु है वो वाले वर्ण आएंगे। इसलिए हिंदी की डिक्शनरी की शुरुआत अ से नहीं होती है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हिंदी के डिक्शनरी की शुरुआत अ के ऊपर चंद्र बिंदु से, उसके बाद अंग वाले से, फिर उसके बाद ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते वो आगे बढ़ेगा। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब जिस पर बिंदु होगा उसको उसको आपको ध्यान रखना होगा। अब फिर प्रश्न पूछा जाता है कि अगर हम डिक्शनरी में क्ष वाला वर्ण ढूंढें तो किस क्रम में आएगा, त किस क्रम में आएगा, ज्ञ और स्र। तो हम गलती कर देते हैं कि क्ष को हम मान लेते हैं कि ये जब पूरा पढ़ते हैं य र ल व श फ स ह क्ष, ह के बाद क्ष आता है, तो हम मान लेते हैं कि हिंदी डिक्शनरी में जहां ह समाप्त होगा उसके नीचे क्ष वाले सारे वर्ण होंगे। ये बिल्कुल भी गलत है, ध्यान रखिएगा। तो क्या है, जब हम इनको तोड़ते हैं, जब हम इनको ब्रेक करते हैं, तो वहां से आप क्लियर कर पाएंगे ये दो वर्णों से मिलकर बना है, ध्यान रखिएगा। क और मूर्धन्य स से मिलकर बना है ये। ऐसे ही त्र की बात करें तो ये आधा त प्लस र से मिलकर बना। ज्ञ की अगर हम बात करें तो आधा ज और इय से मिलकर बना। और श्र की बात करें तो ये आधा श और र से मिलकर बना। डिक्शनरी का एक रूल है, अगर आपको याद होगा मैंने बताया है कि डिक्शनरी में सदैव क्रम से, सीक्वेंस से रखा जाता है। इसलिए क्ष से जितने भी शब्द बनेंगे वो हमेशा, अब पहला वाला वर्ण ही तो पहले रखा जाएगा। अगर पहला वाला वर्ण पहले रखा जाएगा तो पहला वाला वर्ण यहां है क्या, क। पहला वाला वर्ण यहां है क्या, तो पहला वाला वर्ण यहां क्या है, ज। यहां क्या है, श।
अगर आपको क्षत्रिय शब्द ढूंढना होगा तो वो ह के बाद कभी नहीं मिलेगा, वो हमेशा क वाले लिस्ट में मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्ष का जो पहला वर्ण है वो क है। तो अरेंज करते समय क में ही, अब क के बाद ध्यान रखिएगा, यहां से मैं आपको एक बात और समझाऊंगा, इसको अच्छे से समझिएगा। पहले क वाले सारे लोग मिलेंगे और इसी वाले क के लिस्ट में ही आपको क्ष मिलेगा। क के बाद क्ष इसी में मिलना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब क्ष वाले सारे वर्ण हो जाएंगे तब आएगा ख की बारी। अब इसी क्रम में ज्ञ से जितने वर्ण होंगे वो कहां मिलेंगे, किस वर्ण की लिस्ट में? तो आपने देखा कि ज, तो इसी क्रम में बढ़ते रहेंगे। तो ज जहां होगा, ज वाले ही लिस्ट में सभी ज्ञ वाले वर्ण मिलेंगे। यह विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर त्र से जितने भी शब्द का निर्माण होगा वो कहां मिलेंगे, तो वो त वाले लिस्ट में। क्यों? क्योंकि त्र का एक्चुअल में जो पहला वर्ण है वो त है। तो जहां त होगा, त का ही पहला वर्ण क्या हो जाएगा, त्र कहां मिलेगा, त के लिस्ट में मिलेगा। और श्र वाला जो मिलेगा वो तालव्य श वाले लिस्ट में। जैसे आपको श्रम ढूंढना है तो तालव्य स के लिस्ट में ढूंढेंगे तब ये आपको श्रम मिलेगा। तो अब सवाल ये बनता है कि हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम, इसको हम क्ष बोलते हैं। क्यों? क्योंकि क के बाद मूर्धन्य श का उच्चारण करेंगे। ये छ नहीं है, छ नहीं है, ये क्ष है। क्ष क से शुरू करेंगे, क पूरा बोलने से पहले हमारा संक्रमण दूसरे वाले वर्ण पर हो जाना चाहिए। तो क्ष, तो क्ष से बनने वाले सभी शब्द वो किस वर्ण व्यवस्था में मिलेंगे, क के लिस्ट में। जितने भी ज्ञ से शब्द निर्मित होंगे वो कहां मिलेंगे, ज। जितने भी त्र से निर्मित होंगे वो कहां मिलेंगे, त। जितने भी स्र से निर्मित होंगे वो कहां मिलेंगे, श। क्यों? उसके पीछे की वजह आप जान गए होंगे। वो ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हीं सिस्टम के आधार पर उनका निर्माण हुआ है। तो ये विशिष्ट रूप से आपको ध्यान रखना है। ये व्यंजन का सीक्वेंस हो गया। बात समझ पा रहे हैं? अब यहां आपने ये देखा, ये तो आपने समझ लिया कि अब ये परीक्षा में आया हुआ है कि क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, क के बाद कि ह के बाद? क्योंकि ह के बाद वर्णमाला में आता है क्ष, श श श ह, क्षत्र ज्ञ स्र। पर डिक्शनरी में जितने भी क्ष वाले शब्द होंगे वो क के बाद आएंगे। कोई पूछेगा ऐसा क्यों? तो क्योंकि क्ष जिन दो वर्णों से मिलकर बना उसका पहला वर्ण क है, इसलिए। ये तो ये सामान्य बात रही है। अब यहां विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जिस तरह से अंग और ये चंद्र बिंदु पहले आते हैं वैसे ही व्यंजन भी इस बात के लिए बाध्य करता है। अब बाध्य का क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब यह है कि यदि, अब यहां से दो बातें सीखिएगा। शब्दकोश में किसी भी शब्द की शुरुआत कहां से होगी, तो आप बताएंगे कि शब्दकोश में शब्द की शुरुआत अंग से होती है। अ से हम किसी भी शब्द की शुरुआत करते हैं। हिंदी डिक्शनरी की शुरुआत यहीं से होगी। और अगर पूछा जाएगा ये हिंदी शब्दकोश की शुरुआत है, और अगर कोई पूछे कि हिंदी डिक्शनरी का अंत किस वर्ण से होता है, तो ध्यान रखिएगा ह से होता है। हिंदी शब्दकोश का अंत किस वर्ण से होगा, ह से। सवाल बनेगा क्यों, तो आप बताएंगे ऐसा इसलिए क्योंकि ह के बाद आने वाला क्ष वो क में समाहित हो गया, ह के बाद आने वाला त्र त में समाहित हो गया, ह के बाद आने वाला ज्ञ ज में समाहित हो गया, ह के बाद आने वाला स्र श में समाहित हो गया,
और संयोग से क, त, ज और श ये सभी ह के पहले आते हैं, न कि ह के बाद आते हैं। तो हिंदी शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश की शुरुआत अ के ऊपर चंद्र बिंदु वाले से शुरू होता है और अंततो गत्वा ह पर जाकर के उसका अंत होता है। ये शब्दकोश का एक नियम है। अब जिस तरह से अ के पहले भी दो होते हैं, वैसे ही अब जब क वाला देखें, ये सारे व्यंजन पर लागू होगा, क पर भी, ख पर भी, ग पर भी, घ पर भी। तो सबसे पहले अगर क की बात करें तो क के पहले, इसके पहले क के ऊपर बिंदु वाला और इसके भी पहले क के ऊपर चंद्र बिंदु वाले ही आपको नजर आएंगे। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना। अब इसका क्या मतलब है, पहले मैं एक स्वर का और एक व्यंजन का सीक्वेंस आपको बता दूं। जैसे मान लीजिएगा कि स्वर में क्रम लगाने के लिए आ गया, शब्द आ गया है, ध्यान से समझिएगा। एक तो आया है ऑप्शन ए में औजार, औजार। बी में दे दिया है अंगना, सी में दे दिया है अंग और डी में दे दिया है अचल। अभी केवल स्वर की अगर हम बात करें और आपसे कहा जाए कि वर्णमाला में इसके सीक्वेंस को लगाइए, तो कैसे लगाएंगे? तो मैंने आपको बताया कि पहले चंद्र बिंदु वाला पहले नंबर पर होगा, तो ये नंबर 1 हो गया। फिर मैंने कहा अंग वाले जो होंगे वो उसके बाद आएंगे, चंद्र बिंदु के बाद अंग वाला एक है वो दूसरे नंबर पर हो गया। फिर उसके बाद अ आता है तो अ वाला तीसरे नंबर पर हो गया। अब अगर इसके बाद आ होता तो वो आता, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सीक्वेंस नहीं टूटेगा, ये सेम सीक्वेंस होगा। और उसके बाद लास्ट में अ है तो ये इसका मतलब कि चौथे नंबर पर होगा। इस तरीके से आपने समझा कि अगर ये 4 शब्द दिए हैं तो इसका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक ऐसे ही अगर व्यंजन के संदर्भ में अगर कोई शब्द लागू हो, जैसे मान लीजिएगा ऑप्शन ए में उन्होंने दिया कौवा, बी में उन्होंने दिया कंगन, सी में दिया कमल और डी में दिया कांच। अब आपको कहा कि सीक्वेंस लगाइए। आपको करना क्या है, विशेष रूप से सब क कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं। हम देखते हैं कि जो चंद्र बिंदु वाला है वो सबसे पहले आएगा, ये नियम है फॉर्मेट का। तो आप बताएंगे कि ये पहले पर होगा, फिर अंक की बिंदु वाला दूसरे पर होगा, फिर कमल तीसरे पर होगा, फिर कौवा चौथे पर होगा। ये इसका सीक्वेंस है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये गलती होने की प्रबल संभावना है। अ से किसी भी डिक्शनरी की शुरुआत नहीं होगी। शब्द क्रम में ये ध्यान रखिएगा कि अ के पहले भी आने वाला अंग है और अंग के पहले भी आने वाला जो है अ के ऊपर चंद्र बिंदु है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, ये तो एक मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया। अब यहां से सवाल गलत नहीं होगा, केवल प्रैक्टिस करिए और इस फॉर्मेट पर जाइए। अब यहां हम तो ये देखना है कि जैसे मैंने कहा कि जब एक समान वर्ण एक साथ आ जाएं तब हम क्या करेंगे। जैसे यहां ए कॉमन था, आर भी कॉमन है। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा एक शब्द लिया, क से 4 शब्द दे दिया और चारों अलग अलग नाम से। जैसे मान लीजिएगा एक दे दिया गया कमल, एक दे दिया गया कटहल और एक दे दिया गया कनक और एक दे दिया गया कसक। अब आपको लग रहा होगा कि हम कैसे अरेंज करेंगे। सबसे कठिन वही वाला हिस्सा था जो हमने आपको समझा दिया। अब इसमें क्या है, क कॉमन है तो इसका मतलब कि इससे हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि पहले कौन आएगा। फिर दूसरे वाले वर्ण में यहाँ म है, यहाँ ट है, यहाँ न है, यहाँ स है। बताइए इसमें पहले कौन आएगा, म, ट, न और स। तो सबसे पहले ट आएगा, क्योंकि च छ म तो
25वां नंबर का वर्ण है। ट कौन सा है? ट, त, ट, ठ, ड, ढ। उससे पहले न भी नहीं आएगा, तो पहले नंबर पर तो हो गया कटहल। दूसरे नंबर पर न पहले आता है कि म पहले आता है? तो त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो त, थ, द, ध, न पहले आता है। ऐसे काउंट किया तो आपको पता चला कि दूसरे पर ये है। फिर हमने देखा कि प, फ, ब, भ, म ये तीसरे पर है। फिर य, र, ल, व, फिर स उसके बाद आएगा, इसका मतलब ये चौथे नंबर पर है। तो यदि ऐसे समान वर्ण मिले, अब मान लीजिए इसमें भी अगर कोई दो शब्द समान रहा होता, जैसे मान लीजिए हम यहां कसक को हटा दें या कनक को हटा दें। एक और देख लें, जैसे दो शब्द आपको दे दिया गया, मान लीजिए एक शब्द हो गया कटहल और एक हो गया कटक। अब यहां दो दो मिल रहे हैं, तब क्या करेंगे? तो आपने क को कैंसिल किया क्योंकि इससे नहीं पता चलेगा, दोनों कॉमन है। हमने देखा कि फिर ट भी कॉमन है। अब इसके बाद देखिएगा ह पहले आएगा कि क पहले आएगा? जाहिर सी बात है क पहले आएगा, इसका मतलब पहले नंबर पर ये होगा, दूसरे नंबर पर ये होगा। अगर 3 कॉमन मिलेगा तो चौथे पर, 4 कॉमन मिलेगा पांचवें पर, 5 कॉमन मिलेगा छठे पर। तो सबसे पहले हम इसी क्रम से निकालते रहते हैं। पहले पहला मिलान करेंगे, पहले में आपका बहुत सारा क्लियर हो जाएगा कि ये पहले पर होगा, ये दूसरे पर होगा। फिर अगर लगे कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका शब्द, और प्रयास वो यही करते हैं, जो चारों ऑप्शन देंगे उन सब की स्टार्टिंग एक ही शब्द से होता है, एक ही वर्ण से होता है, ऐसा वो ध्यान रखते हैं। तो आपको भी थोड़ा सा इस विषय पर ध्यान रखना होगा कि अगर पहला सब में समान है तो हम पहले को क्रॉस कर देंगे वहीं पेपर में, कैंसिल कैंसिल। उसके बाद दूसरे वाले वर्ड से हम डिसीजन लेंगे, दूसरे में तो आपको बहुत सारा क्लियर हो जाएगा कि ये तो पहला आ गया, ठीक है। फिर आपने देखा कि एक तो देख लिए, पर बाकी जो 3 है उसका दूसरा वर्ण भी मिल रहा है, तो दूसरा भी सब कैंसिल कर दीजिए। फिर तीसरे वाले वर्ण से मिलान करते हैं कि तीसरे वाले वर्ण में कौन सा पहले आएगा। इस सीक्वेंस के आधार पर हम इसका जजमेंट लेंगे। तो ये हो गया। अब 3 कंसेप्ट हमको और पढ़ना है। अब यहां तक आप जान ही लिए, उसमें क्या क्या है आइए देख लेते हैं। एक तो आपको जानना है, और ये तीनों नई संकल्पनाएं हैं। पहला, एक तो है बलाघात या स्वराघात। और इसी क्रम में एक है संगम, इंग्लिश में इसको जंक्टर कहा जाता है। और यहीं पर है एक अनुतान या फिर तान या फिर सुरलहर। बहुत महत्वपूर्ण है, ये आगामी परीक्षाओं में कभी भी शामिल हो सकते हैं, तो आपको इसके बारे में पहले से परिचित होना होगा। बलाघात या स्वराघात क्या है, पहले हम वो जान लेते हैं। जब आप किसी शब्द को बोलते हैं तो शब्द को बोलते समय हम दो बात का ध्यान रखते हैं कि जब हम शब्द बोलें तो उसका अर्थ एकदम स्पष्ट हो, दूसरा उसका उच्चारण एकदम स्पष्ट हो। शब्द को, शब्द के अर्थ को और शब्द के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए हम विशेष शब्द पर एक जोर देते हैं। कोई शब्द होगा, उसका कोई एक हिस्सा ऐसा होगा जिस पर हम खास बल प्रदान करते हैं, और जब किसी खास हिस्से पर बल प्रदान करते हैं, उसी बल प्रदान करने की क्रिया को ही हम बलाघात या स्वराघात कहते हैं। एक परिभाषा लिख दे रहे हैं, ये परिभाषा आपको 20 बार पढ़ लेना है। क्यों? क्योंकि ये स्लिप ना हो। अगर आपसे ये परिभाषा दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये किसकी परिभाषा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्वराघात या बलाघात की परिभाषा है। परिभाषा क्या है, आइए हम पहले वो देखते हैं। कहा गया कि शब्दों को बोलते समय शब्दों को बोलते समय अर्थ या उच्चारण की
स्पष्टता के लिए अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं, विशेष बल देते हैं, तब यह क्रिया, तब यह क्रिया स्वराघात या बलाघात कहलाती है। जैसे दो शब्द लिखेंगे, दो शब्द लिखते ही वो एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा एक शब्द मैंने लिखा ये और एक शब्द मैंने लिखा ये। इन दोनों शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए या उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए आपने देखा, जब आप इसको बोलेंगे तो आप ये देखते हैं कि ई पर आपको जोर देना पड़ता है, अधिक बल देना पड़ता है। व पर छोटी ई पर भी आपको जोर या बल देना पड़ता है। इसको अगर बहुत धीरे बोलेंगे इंद्र तो नहीं, इंद्र। इंद्र शब्द का शुद्ध उच्चारण हो पाए, इस शुद्ध उच्चारण के नाते ई पर विशेष बल देना पड़ रहा है। और ये जो आप ई पर विशेष बल दे रहे हैं, इसके इसी बल देने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, बलाघात कहते हैं या स्वराघात कहते हैं। तो शब्द जैसे ही हमने ये एग्जाम्पल बताया, आप बेहद सरलता से ये समझ पाए होंगे कि स्वराघात और बलाघात में क्या अंतर है। अब एक होता है संगम, केवल इसकी समझ पैदा कर लीजिए, कुछ भी है नहीं। संगम में क्या होता है आप ये देखिएगा। इसकी दो परिभाषाएं हैं संगम की, इसलिए ये दोनों परिभाषाएं एकदम एग्जैक्टली क्लियर होनी चाहिए। पहला, संगम के या जंक्टर के कहते हैं कि शब्दों के उच्चारण क्रम में वक्ता एक ध्वनि को समाप्त कर दूसरी ध्वनि पर, शब्दों के उच्चारण क्रम में वक्ता एक ध्वनि को समाप्त कर दूसरी ध्वनि का उच्चारण करता है, दूसरी ध्वनि का उच्चारण करता है, इसे ही संगम कहते हैं। अब इसकी एक और परिभाषा जो इस बात को थोड़ा और स्पष्ट करने की क्षमता रखता हो, वो देख लेते हैं। कहते हैं सरल शब्दों में कि एक ध्वनि से दूसरे ध्वनि पर जो संक्रमण होता है उसे
उसे संगम कहते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात इसका अब हम लिखाने जा रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। क्या? यह दो प्रकार का होता है। यह संक्रमण कौन सा? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये जो संक्रमण है यह संक्रमण दो प्रकार का होता है। अभी हम जैसे उदाहरण लिखाएंगे एकदम क्लियर हो जाएगा, इस पर बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेना है। दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार का होता है, ये बात कैसे तय होगा? अब आप समझिएगा कि कौन कौन से हैं वो, ये समझिएगा। कहते हैं कि ये जो दो प्रकार का है, एक कहते हैं कि बिना व्यवधान का, और एक संक्रमण हम करते हैं व्यवधान के साथ। यहां व्यवधान का मतलब होता है विराम। इसका अर्थ क्या है? विराम। और विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना। तो एक तो बिना व्यवधान का और एक होता है व्यवधान के साथ। अब इसका क्या मतलब है वो आप ध्यान से समझिएगा। एक शब्द है तुम्हारे, इसमें क्या होता है कि जब हम इस शब्द को स्पष्ट करना चाहते हैं, जब हम उच्चारण करते हैं, तो म ध्वनि को पूरा उच्चरित करने से पहले ही हमको ह पर संक्रमण करना पड़ता है। म को पूरा नहीं बोलते हैं, म को पूरा बोलने से पहले हम अगले ध्वनि पर क्या करते हैं? संक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं। इसीलिए शुद्ध उच्चारण होता है। तो जब हम एक ध्वनि से दूसरे ध्वनि पर अटैक करते हैं तो बिना व्यवधान के, बिना अटैक माने बिना रुके, बिना विराम लिए। क्योंकि जैसे ही हम व्यवधान उत्पन्न करेंगे इसी शब्द का अर्थ बदल जाता है। कैसे? अगर हम इसी को ऐसे कर दें, थोड़ा सा रुक करके बोल दें, तो क्या हो जाएगा? तुम हारे। तुम्हारे शब्द अब क्या हो गया? तुम हारे। तो कहते हैं कि इन दोनों शब्दों के बीच में जो गैप है इसे ही बोलते हैं अवधान या फिर व्यवधान या फिर विराम या फिर रुकावट, यही है वो। तो वही कहा गया ना कि एक ध्वनि से दूसरे ध्वनि पर जो संक्रमण होता है उसे ही संगम कहते हैं। तो ये चूंकि एक संकल्पना है, इसका क्या महत्व है आप समझ पाए। यदि हम बिना व्यवधान के बोलते हैं तो शब्द का अर्थ दूसरा, व्यवधान के साथ बोलते हैं तो शब्द का अर्थ दूसरा निकलता है। तो ये जानते रहेंगे तो अगर परीक्षा में कभी ऐसी बातें आएंगी, या इनके आने के सवाल न के बराबर है, पर जब कभी भी आएगा तो आप उसमें क्या रहेंगे? तटस्थ रहेंगे कि नहीं, ये संगम जैसी संकल्पना आज मेरे सामने पहली बार नहीं आई। परीक्षा में अगर पहली बार ऐसे शब्द आते हैं तो माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है, हम समझ नहीं पाते कि हम इसका क्या निर्धारण करें और कैसे निर्धारण करें। तो ये जो मूल बात रही है ये आप समझ पाए होंगे। तो आपने ये देखा कि हम इसमें दो बातें सीख पाए कि आखिर बलाघात और स्वराघात में क्या अंतर है। अब जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो छूटा है, जिसे हमें आपको जानना है, वो है अनुतान या फिर तान या फिर सुरलहर। इसको हम अगले स्लाइड में देख लेते हैं क्योंकि इस स्लाइड में थोड़ा सा स्पेस कम है। बलाघात, स्वराघात और संगम, इसकी परिभाषाएं एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा कि अगर परिभाषा, क्योंकि इनसे सवाल इनकी एग्जाम्पल से नहीं बनेगा, जब भी बनेगा ये परिभाषा लिख करके दे देंगे, पूछेंगे बताइए ऑप्शन ए में बलाघात की परिभाषा है कि संगम की परिभाषा है कि अनुतान की परिभाषा है। और अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया तो आप ऐसे सवाल गलत कर सकते हैं।
तो इनका जब भी बनेगा प्रश्न वो परिभाषा के माध्यम से बनेगा बस, अगर बनता है तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, आप धूमधाम से अपना आनंद लीजिएगा। तो अनुतान, तान या सुर लहर क्या है, हम इस संकल्पना को भी इसी के साथ समझ लें। ध्यान रखिएगा, अनुतान आया या तान आया या फिर सुर लहर आया, क्या है ये? तो कहते हैं, अगर एक शब्द में कहें कि जब आप किसी शब्द को बोलते हैं उसमें एक लहर पैदा होता है, एक तरंग पैदा होता है, और वो तरंग कभी आरोह में होता है कभी अवरोह में। माने जब कभी आप किसी शब्द को बोलते हैं, या तो आप आगे धीरे से बोल देंगे आगे बढ़ते हुए अंदाज में, या कभी कभी आपने देखा होगा कि व्यक्ति बोलता रहेगा, बोलते बोलते उसकी आवाज थोड़ी सी स्लो होगी, फिर अचानक उसकी आवाज बढ़ेगी। तो इसकी परिभाषा क्या है, पहले वो जान लें। कहते हैं कि सुरों के आरोह माने असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग डिसेंडिंग का नाम सुना होगा ना आपने, तो सुरों के आरोह या फिर अवरोह, अवरोह को हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। आप मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो इंग्लिश मीडियम के छात्र ये जानते हैं कि ये असेंडिंग और डिसेंडिंग वाली संकल्पना, तो वो छात्र बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो कहते हैं कि सुरों के आरोह अवरोह क्रम को ही हम क्या कहते हैं, सुर लहर कहते हैं। तो सुरों के आरोह अवरोह को अनुतान या सुर लहर कहते हैं। तो ये बात मेरे हिसाब से आप सरलता से सीख पाए होंगे या समझ पाए होंगे कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। अब कहते हैं कि ये जो सुरलहर होता है ये दो प्रकार का होता है। सुरलहर जो होता है वो कितने प्रकार का, या अनुतान या तान कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का। यह दो प्रकार का होता है। अभी आपको एक इंटरेस्टिंग बात लगेगी कि हाँ सर ये तो है, ऐसा होता है। एक को कहा जाता है शब्द सुरलहर, सुरलहर को ध्यान रखिएगा, अनुतान भी कह करके या तान या सुरलहर कोई भी शब्द आ सकता है। और दूसरा है वाक्य सुरलहर। क्या अंतर आता है, हम एक शब्द बोलते हैं और एक शब्द बोलते ही उसके अर्थ में कितना क्लासिक परिवर्तन आता है आप समझ पाएंगे। एक शब्द है अच्छा, एक शब्द है अच्छा, और एक शब्द है अच्छा। इसका प्रयोग पीके एक फिल्म आई थी आमिर खान की, उसमें आपने देखा होगा तो इनका इस्तेमाल किया गया है। कि कहता है वो आमिर खान कि इस गोला पे तो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ के शब्द कुछ और हैं, मतबल और कुछ है। हालांकि मतलब कहना था, पर चूंकि वो एलियन था इसलिए उसने शब्दावली को मतबल कहा, वो एक अलग बात है। तो जो अगर आप नॉर्मली कहते हैं क्या आप ये काम करेंगे, अच्छा, अच्छा का यहाँ पहला मतलब जो होता है वो स्वीकृति के अर्थ में है। पर अगर कोई व्यक्ति ये कहे आप इस काम को करेंगे और आपने कहा अच्छा,
इसका मतलब आप विरोध कर रहे हैं। तो यही दूसरा अच्छ क्या हो गया, विरोध दर्शा रहा है। और अगर इसी अच्छा शब्द को आप और ज्यादा खींच करके कहेंगे कि अच्छा ठीक है, ये प्रतिशोध दर्शाता है। जैसे हम अच्छा तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें देख लेंगे, तो अच्छा शब्द जब और ज्यादा हम बहुत इसके सुर लहर का इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रतिशोध सूचक हो जाता है। ये अच्छा एक ही शब्द है, पर हमारे बोलने की जो तान है, तान सुर लहर है, अनुतान है, एक ही शब्द कई अलग अलग मतलब पर क्या होते हैं, खरे उतरते हैं। तो वही कहा गया है, ये परिभाषा एग्जैक्टली यही आएगा कि सुरों के आरोह अवरोह को क्या कहते हैं। ऑप्शन में अनुतान दे दिया, संगम दे दिया, या फिर इसके पहले वाली संकल्पना बलाघात दे दिया, तो आप जान पाए। ठीक वैसे ही वाक्य वाले में, जैसे दो वाक्य मैं दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा कौन करेगा, और यही हमने कहा करेगा कौन। ये सुर लहर का ही खेल है। जब हमने कहा कि कौन करेगा, इसका मतलब हम ये जानना चाहते हैं 25-50 लोग होंगे, कौन करेगा माने कोई ना कोई तो करेगा, कोई ना कोई तो करेगा। पर अगर हमने कहा करेगा कौन, इसका मतलब ये बहुत टफ काम है, अर्थात कोई नहीं करेगा। अर्थात जब एक ही शब्द हम अपने सुर लहर के माध्यम से एक ही शब्द का कई मतलब निकाल लेते हैं, तो ये शब्द सुर लहर। वाक्य के शब्दों को आगे पीछे करके या उसमें हम तान का परिवर्तन करके अगर हम उसका अलग अलग मतलब निकालते हैं, देखिएगा कौन करेगा और करेगा कौन में शब्द वही हैं। शब्द की संख्या मैंने न तो बढ़ाया न तो घटाया, केवल सीक्वेंस बदला अपनी तान के लिए, अपने सुरलहर के लिए, तो इसे वाक्य सुरलहर कहते हैं। जहां कौन करेगा अर्थ निकल रहा है कोई ना कोई तो करेगा, और करेगा कौन का अर्थ अर्थात कोई नहीं करेगा। जाहिर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यही है, इसका डेफिनेशन। ये तो केवल समझाने के लिए कि अगर पूछा गया दूसरा प्रश्न कि ये कितने प्रकार का होता है, तो आप ये भी बता सके ये 2 प्रकार का होता है। कभी ये सब सवाल पूछे नहीं जाएंगे, पर चूंकि ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप हिंदी अगर पढ़ रहे हैं तो इसके हर पक्ष से, प्रत्येक पक्ष से आप एकदम अच्छे से अवगत रहें। तो आज के लिए लेते हैं विदा। ध्यान रखिएगा वर्णमाला कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। अब हम अगले लेक्चर में जब पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे वाक्य की, कि वाक्य कौन से होते हैं या वाक्य क्या क्या फॉर्मेट है, या फिर अगर वाक्य नहीं पढ़ेंगे तो हम शब्द के विषय में पढ़ेंगे, शब्द पर चर्चा करेंगे। जैसा मुझे लगेगा कि ये हम तैयार करते हैं ना, पहले से इसको प्लान किया जाता है कि कौन सा ऐसा तथ्य है जो विद्यार्थी के मन में एक अच्छी छाप छोड़ता है। तो चलते हैं। तो वर्णमाला कंप्लीट हो गया है, इसमें कहीं भी आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अब इस पर केवल अभ्यास बचा हुआ है, अभ्यास केवल करते रहना है। प्रैक्टिस सेट करिए, आपको कोई भी ऐसा सवाल नहीं मिलेगा जो आपको डिफीट कर सके या जो आपको परेशान कर सके। तो धूमधाम से आप अपनी तैयारी को अंजाम देते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।